Rupji, first of all, welcome to INS. Thank you so much for having me here. And Rupji, सबसे पहले आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। बालिका वधू से स्टार्ट हुई आपकी जर्नी और अभी तक की जर्नी को कैसे देखती हैं? बहुत ही खूबसूरत और ड्रीमी जर्नी है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि बालिका वधू एक बहुत ही खूबसूरत शो रहा है और उस शो ने ऑलमोस्ट सभी कलाकारों की ज़िंदगी बदली है। तो बहुत ही खूबसूरत सफ़र रहा है एंड अब मेरा वेब डेब्यू हो रहा है अगेन विद लेजेंडरी डायरेक्टर, लेजेंडरी एक्टर्स। सो गॉड हैज़ जस्ट बीन वेरी काइंड। आपकी जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है, तो हमें बताएं कि एक्टिंग का पैशन आपको कब रियलाइज़ हुआ कि इंडस्ट्री में एंट्री कैसे हुई और क्या कोई स्पेसिफिक मोमेंट था या टर्निंग पॉइंट था जो आपका एक्टिंग में जा? आई थिंक मेरी एक्टिंग की जर्नी की शुरुआत मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज से हुई थी। उससे पहले तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक्टर बनना चाहती हूँ। सिंगिंग की तरफ ज़रूर मेरा रुझान था और मैं काफ़ी स्टेज परफॉर्मेंसेस दिया करती थी कॉलेज में भी, स्कूल में भी। लेकिन जब फर्स्ट ईयर में मैं आई वॉज क्राउंड मिस फ्रेशर्स, उसके बाद से सबका परसेप्शन मुझे लेके थोड़ा चेंज हो गया था और आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई फ्रेंड्स जो मुझे बहुत पुश करते थे और सब यही कहा करते थे कि यू नीड टू बी ऑन स्क्रीन, यू आर बॉर्न एक्टर। तो ऐसे करते करते इंजीनियरिंग 4 साल की होती है, तो जो 4 साल थे वो मैंने एक्टर बनने का सपना देखते हुए निकाल दिए। एंड उसके बाद इन्फोसिस में मेरा सिलेक्शन हो चुका था 3rd ईयर में ही, तो इन्फोसिस में मैंने 1 साल काम किया और वहाँ भी मैं एक्टर बनने का ही सपना देखती थी। तो इंजीनियरिंग करते करते एक्टर बन गई। क्या कोई स्पेसिफिक मोमेंट या टर्निंग पॉइंट था जहाँ आपको लगा कि एक्टिंग आपका करियर होना चाहिए? देखिए, कॉलेज के दौरान ही मुझे एहसास हुआ कि मैं एक्टर बनना चाहती हूँ। तो टर्निंग पॉइंट तो नहीं बोलूँगी, क्योंकि थ्रू आउट ही वो एक चल रहा था जोन कि इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाए एक बार तो बस फिर एक्टर बन जाएंगे। टर्निंग पॉइंट तो तभी आया आई थिंक जब मैं इन्फोसिस में थी और मैंने रियलाइज़ किया कि अब मुझे चले जाना चाहिए। 4 साल इंजीनियरिंग को दिए, ऑलमोस्ट 1 साल इन्फोसिस को दे चुकी हूँ एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो अब मुझे अपने लिए कुछ कर लेना चाहिए। तो टर्निंग पॉइंट आई थिंक वही था। एंड एक्चुअली मैं इन्फोसिस में रहते हुए ही पुणे में थी मैं, एंड पुणे में FTII है, फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जहाँ पे डिप्लोमा फिल्म एक बन रही थी स्टूडेंट्स की। उसके लिए उन्होंने मुझे कास्ट किया था और जब वो फिल्म मैं कर रही थी तो उस वक्त भी मुझे यही लगता था कि अब मुझे चले जाना चाहिए बॉम्बे। तो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट तो नहीं बोलूँगी, लेकिन ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट्स होते रहते थे जहाँ पे मुझे रियलाइज़ होता था कि मुझे तो एक्टर बनना है, व्हाट एम आई डूइंग हियर। तो ऐसे मोमेंट्स ही थे जिन्होंने फिर मुझे फाइनली जो बॉम्बे लेकर आ गए। आपका ऑडियंस ने आपको सबसे ज़्यादा नोटिस किया बालिका वधू में जो सांची का कैरेक्टर था उससे, तो और वो कैरेक्टर काफ़ी लेयर्ड था और समटाइम नेगेटिव शेड वाला भी था। तो आपने इस कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर को प्रिपेयर करने के लिए क्या अप्रोच रखा था और इस रोल को पर्सनली और प्रोफेशनली क्या सिखाया आपको? ओके, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है आपका और बहुत अच्छा भी है। तो जो बालिका वधू का मेरा रोल है, आई थिंक वो ऑडियंस ने उसको पसंद ही इसलिए किया क्योंकि वो बहुत ऑथेंटिक, बहुत रियल रोल था। क्योंकि रियल लाइफ में भी कोई सिर्फ ब्लैक या वाइट नहीं होता, सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, एक ग्रे ही हर इंसान होता है। सब में लेयर्स होती हैं, हर किसी के साथ हमारा बिहेवियर, हर सिचुएशन में हमारा बिहेवियर डिफरेंट होता है। तो उस कैरेक्टर की जो रियलनेस थी उसी ने उसको इतना पॉपुलर बनाया। एंड आई एम सो ग्लैड कि आज भी कई लोग मुझे साची कहते हैं। टेलीविज़न पर डेली सोप्स का शेड्यूल काफ़ी डिमांडिंग होता है,
तो इतने इंटेंस शेड्यूल में कैरेक्टर कंसिस्टेंसी मेंटेन करना कितना चैलेंजिंग होता है? देखिए, ये इस पर डिपेंड करता है कि आपने कैरेक्टर को कितना अच्छी तरह से समझा है, कितना इन डेप्थ आप उसमें और अपने आप में एक सिमिलैरिटी को ढूंढ पाए हैं, आपके डायरेक्टर से आपका किस तरह का डिस्कशन होता है रिगार्डिंग द कैरेक्टर। तो आई थिंक मेरे डायरेक्टर ने काफ़ी हेल्प की थी और कैरेक्टर को समझने में, और धीरे धीरे जब आप उस कैरेक्टर में बस जाते हैं, और टीवी की तो आई थिंक खासियत यही है कि कंसिस्टेंसी, आप हर दिन उस रोल को जी रहे हैं और वो धीरे धीरे करके वो कैरेक्टर आप में समाने लगता है। आप उसके हर छोटे छोटे रिएक्शंस को जानते हैं कि सांची अब यहाँ पे ऐसे रिएक्ट करेगी, ऐसे बात करेगी, इससे ये कहेगी। वो डायलॉग्स भी जो लिख के आते हैं वो आपको पता होता है कि ये मैं भी यही बोलने वाली थी। तो जब इस तरह से आप कैरेक्टर में रम जाते हैं तो फिर आई थिंक कोई डिफ़िकल्टी नहीं आती। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो कैरेक्टर आपके लाइफ का एक छोटा सा हिस्सा बनने लगता है और वही शायद ऑडियंस को पसंद आता है और उसी के लिए आपको इतना प्यार मिलता है। आप ओटीटी डेब्यू करने वाली हैं संकल्प के साथ, तो आपका डिजिटल स्पेस में एंट्री कर रही है, तो इस प्रोजेक्ट की तरफ सबसे ज़्यादा क्या अट्रैक्ट किया, स्टोरी, कैरेक्टर या फिर टीम? सब कुछ आई थिंक जो ओवरऑल कोई भी जो कहानी होती है, जो प्रोजेक्ट होता है, वो सभी से मिलकर के बनता है। राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग जब मुझे पता चला था कि इट्स डायरेक्टेड बाय प्रकाश झा सर, तो ये सबसे बड़ी ख़ास बात थी। कैरेक्टर से भी बढ़कर उसके जो डायरेक्टर हैं, क्योंकि उन्हीं के हाथ में होता है कि वो किस तरह से कैरेक्टर को दिखाने वाले हैं। राइटर, इतनी बढ़िया राइटर रेशु जो हैं, और ऑफ कोर्स जो साथी कलाकार हैं, नाना पाटेकर सर, जीशान अयूब, मेघना मलिक मैम, कुबरा, तो ये सभी इतने उम्दा, इतने अच्छे मंझे हुए कलाकार हैं। इनके साथ काम करना एक आई थिंक दिस इज़ द ड्रीम डेब्यू। प्रकाश झा के डायरेक्शन में काम करना और उनके साथ, नाना पाटेकर के साथ, लेजेंड एक्टर के साथ स्क्रीन शेयर करना इस सेट पर आपके लिए क्या एक्सपीरियंस कैसा रहा, और क्या कोई मेमोरेबल मोमेंट था या जो आप करियर में आगे भी याद रखेंगे? ऑफ कोर्स बहुत सारे मेमोरेबल मोमेंट्स थे, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि इतने उम्दा कलाकार जब आपके साथ होते हैं तो आप उनसे बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, और उनके साथ सिर्फ कुछ समय बिता लेना भी आपके लिए बहुत बड़ी ग्रोथ शुरू कर सकता है। तो मैंने हर पल मैंने अपने साथी कलाकारों से और प्रकाश सर से सीखा है। और मेरा पहला सीन ही जो था वो नाना सर के साथ था। एक बहुत ही इमोशनली इंटेंस सीन था। प्रकाश सर मॉनिटर पे थे और उस सीन की खासियत ही ये थी कि उसमें मुझे अंडर प्ले करना था बहुत ही सटल तरीके से। एंड जब सीन फिनिश हो गया और नाना सर ने पूछा प्रकाश सर को कि कैसा लगा, और सर ने बोला जय उत्तराखंड, बिकॉज मैं उत्तराखंड से हूँ। तो वो मेरे लिए एक बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही मेमोरेबल मोमेंट बन गया, क्योंकि आपके पहले सीन में डायरेक्टर अगर आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो आपके को एक्टर जो कि नाना सर हैं वो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और आपको आगे भी और अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है। तो ये डेफिनेटली मेरे साथ ये मोमेंट हमेशा रहेगा, मेमोरेबल मोमेंट। इस सीरीज में माधुरी का पुलिस ऑफिसर की वाइफ, माधुरी को इमोशनल ग्राफ और उसकी स्ट्रेंथ समझने के लिए आपने क्या प्रिपरेशन किया, रियल लाइफ क्या रेफरेंस की थी? हाँ, ऑफ कोर्स, क्योंकि जब भी आप कोई नया कैरेक्टर प्ले करते हैं, और स्पेशली वेब में, क्योंकि आपके पास एक स्पेस होता है टू अंडरस्टैंड कि वो कैरेक्टर किस तरह का होगा, कैसे बिहेव करता होगा, तो आपके पास रिसर्च का बहुत स्कोप होता है। तो मैंने भी रिसर्च की, एंड जिस शहर को मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ के आईपीएस ऑफिसर की वाइफ से, और कुछ और जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनकी वाइफ्स जिन से मैं बात कर सकती थी, उनसे मैंने बात की, उनकी जर्नी समझने की कोशिश की, क्या उनके स्ट्रगल्स होते हैं, किस तरह से वो अपने आप को स्ट्रेंथेंड रखते हैं, जानते हुए कि उनके हस्बैंड कितने इम्पोर्टेंट जॉब में हैं और हमेशा उनको एक डर रहता है, तो कैसे वो उस डर को वो कैसे
कंट्रोल में रख के अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हैं, ये सब समझने के लिए मैंने काफ़ी रिसर्च की। और आई थिंक सबसे बड़ा जो रेफरेंस होता है आपके पास, आपकी स्क्रिप्ट होती है। बार बार स्क्रिप्ट को जब हम पढ़ते हैं तो कुछ नया निकल के आता है। एंड देन अगेन हेल्प फ्रॉम डायरेक्टर, राइटर, उनसे डिस्कशन करते हुए आपको कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ पता चलता है और फिर धीरे धीरे आप वो कैरेक्टर को समझने लगते हैं। रूप, सोशल मीडिया की बात की जाए तो आजकल जैसे पहले जो है कास्टिंग जो है ऑडिशंस के थ्रू होती थी या आप अपना फोटोग्राफ लेके जाते थे, पर आजकल जो है लोग जो है सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स देख के जो है कास्टिंग करते हैं। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि मतलब कि आप किसी रोल के लिए सेलेक्ट हुई बट फिर सामने वाले ने किसी और को सिलेक्ट करी क्योंकि उनकी सोशल मीडिया फॉलोइंग ज़्यादा थी? आई थिंक मैं इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती, क्योंकि मैं अपने काम पर ही ज़्यादा फोकस्ड रहती हूँ। और अभी तक तो मैंने अपने हर रोल के लिए ऑडिशन दिया है। और आई थिंक जैसे जैसे टाइम बदलता है कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें आती रहती हैं, पर जो रियल टैलेंट है, आपका जो क्राफ्ट है, उससे ऊपर तो कुछ भी नहीं है। तो आई थिंक मेरा फोकस सिर्फ काम पे है और जो भी लोग मेरा काम पसंद करेंगे, आई एम श्योर कि वो मेरा ऑडिशन लेंगे, मुझसे मिलेंगे। और सोशल मीडिया फॉलोइंग तो साथ साथ चलती रहती है, दैट्स फाइन। एज एन एक्टर आपके लिए सोशल मीडिया कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए, जस्ट नॉट एज एन एक्टर बट ऑल्सो एज अ पर्सन, आई लव बीइंग अ पार्ट ऑफ सोशल मीडिया। आई जस्ट एन्जॉय इट। और मुझे लगता है कि जो भी लोग हमें प्यार देते हैं, इतना हमारे जो ऑडियंसेस हैं, शुरुआत से इतना साथ मुझे अपने ऑडियंसेस का मिला है, बहुत प्यार मिला है। तो मुझे उनके साथ अपनी ज़िंदगी के कुछ पल शेयर करने में मज़ा आता है। मैं सिंगिंग भी करती हूँ, तो मुझे सिंगिंग के डिमांड्स आती हैं। तो हर तरह से सोशल मीडिया एक ऐसा ज़रिया है मेरे लिए अपने फैंस से कनेक्ट होने का, जिनकी वजह से मैं आज हूँ। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, एज रूप, एज सांची, नाउ एज माधुरी ऑल्सो। लास्टली रूप, आप बताना चाहेंगे कि फ्यूचर प्लान्स क्या क्या है आपका, क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को? तो सबसे पहले तो संकल्प रिलीज़ हो गया है, ज़रूर देखिए। ये सबसे बड़ा मैसेज है मेरी ऑडियंस को। जितना प्यार आपने सांची को दिया, रूप को दिया, वही प्यार आप संकल्प की माधुरी को भी दीजिए। और आने वाले प्रोजेक्ट्स जो हैं, एक फ़िल्म मैंने कंप्लीट की है जो कि होपफुली इसी साल रिलीज़ हो जाएगी, और एक और वेब सीरीज़ है, पर इन सब की डिटेल्स हम आपको नेक्स्ट इंटरव्यू में देंगे। और संकल्प देखिए और खूब प्यार दीजिए। थैंक यू।